हेलो एवरीवन। ये हमारे नए इनिशिएटिव की पहली वीडियो है जिसमें हमने जैसे कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम 1 नवंबर से हर दिन एक 2 पेजर करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उस पर एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा और मंथली करंट अफेयर की नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया करूंगा। और उस नोट से जो अराउंड 15+ क्वेश्चन आए थे यूपीएससी 2025 प्री में, उसका प्रूफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहले से ही पड़ा हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जा करके देख सकते हैं। इस नोट्स की खास बात यह है कि ये बहुत ही कंसाइज लैंग्वेज में लिखी गई है। कोई भी एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीज़ आपको इसमें नहीं मिलेगी जो आपको नहीं पढ़नी है। एग्जाम ओरिएंटेड है और बहुत ही प्रिसाइज नोट्स है। जो चीज़ पूछी जाती है सिर्फ उतनी ही लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की पहली न्यूज़ क्या है? पहली न्यूज़ जैसे कि आप आज रिसेंटली देख रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जब से प्रेसिडेंसी में आए हैं तब से इंडिया और यूएस के रिलेशंस कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं जा रहे हैं। मगर उसी बीच में ये न्यूज़ आती है कि इंडिया और यूएसए ने एक 10 ईयर डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। और ये जो डिफेंस एग्रीमेंट था ये 2005 में स्टार्ट हुआ था, जिसको 2015 में रिन्यू किया गया और फिर से 2025 में एक और बार रिन्यू किया गया है। ये 10 ईयर के लिए साइन होता है जिसमें हम बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं, जैसे कि ज्वाइंट प्रोडक्शन करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे और टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। जैसे इंडिया और यूएसए कुछ खास ज्वाइंट प्रोडक्शन कर नहीं रहे हैं, जैसा कि इंडिया इसराइल के साथ कर रहा है। बराक मिसाइल्स को हम ज्वाइंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं और इंडिया और फ्रांस अभी प्लान कर रहे हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में ज्वाइंटली प्रोड्यूस करेंगे। तो उसके अंडर अगर हम देखें तो इंडिया और यूएस का जो डिफेंस एग्रीमेंट है, हाँ, हालांकि हमने इसको 10 ईयर के लिए और एक्सटेंड किया है, पर अभी कुछ खास डेवलपमेंट इसके अंदर नहीं हो रही है। दूसरा हमारा जो न्यूज़ है वो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। रिहेबिलिटेशन काउंसिल जो है एक स्टेटूटरी बॉडी है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंदर स्टैब्लिश किया गया है। आरसीआई एक्ट, रिहेबिलिटेशन काउंसिल एक्ट 1992 के अंदर। जो अगर कोई इनिशिएटिव से या किसी बॉडी से अगर कोई कभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है तो उसमें स्टेटूटरी बॉडी है वो, या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है वो, ये सवाल बन सकता है। तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ये स्टेटूटरी है और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। 1992 के आरसीआई एक्ट के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था। और दूसरा कि इसका काम क्या है, जो रिहैबिलिटेशन एजुकेशन होती है, मतलब जो डिसेबल्ड लोग, अगर सच सही भाषा में बोले तो जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं, उनको जो टीचर्स या जो एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, तो उनकी स्पेशल ट्रेनिंग भी होती है, क्योंकि वो स्पेशल लोगों को पढ़ा रहे हैं इसलिए उनकी ट्रेनिंग भी स्पेशल होनी चाहिए। तो ये उस चीज़ को ओवरलुक करता है। तो ये उन प्रोफेशनल्स को जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी से के साथ कांटेक्ट करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनकी ट्रेनिंग और एकेडमिक प्रिपरेशन को देखता है। स्किल डेवलपमेंट कराता है उनकी, कि थेरेपी, काउंसलिंग और असिस्टिव टेक्नोलॉजीज के अंडर में। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं? जैसे जो स्पेशली एबल्ड लोग यूज करते हैं, अगर किसी को हियरिंग प्रॉब्लम है तो जो हियरिंग एड यूज करता है वो इंसान, उसे असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये रही रिहेबिलिटेशन काउंसिल की बात। दूसरी रही जीआई टैग की। तो अभी रिसेंटली देखा गया है कि पुलियंकुड़ी लाइम को और इंडी लाइम को, पुलियंकुड़ी लाइम कहाँ का है? तेनकासी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का है, और इंडी लाइम कहाँ का है? कर्नाटका का है। इसको जीआई टैग दिया गया है और ये पहली बार हमने यूके को एक्सपोर्ट किया। ये यूज न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी ने अभी तक तो जीआई टैग और उनकी लोकेशन के बारे में नहीं पूछा है। हाँ, पर जीआई टैग इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग एक आईपीआर होता है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, जो कि आइडेंटिफाई करता है कि कोई गुड किसी पर्टिकुलर रीजन से ओरिजिनेट हो रहा है। जैसे कि इंडिया की पहली जो जीआई टैग थी, क्या थी वो? दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी को जीआई टैग तभी माना जाएगा जब वो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से आ रही हो। कोई तमिलनाडु से चाय बना करके उसे ये नहीं बोल सकता कि ये दार्जिलिंग टी है। तो ये ओरिजिन दिखाती है किसी प्रोडक्ट की, कि कौन सी चीज कहाँ से आ रही है। और ये इशू कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अगर यूपीएससी पूछती है तो। इसे जीआई जीआई रजिस्ट्री चेन्नई, डीपीआईआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तीन क्वेश्चंस यहीं से बन गए कि कहाँ पे है जीआई रजिस्ट्री इंडिया की, कौन इशू करता है, डीपीआईआईटी, कौन सी मिनिस्ट्री में है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। और इसका एम तो वही है कि रीजनल प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करना, जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, कट थ्रू मार्केट कंपटीशन से।
जो हमारी अगली न्यूज़ है वो है मॉडल यूथ ग्राम सभा। ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें यूथ्स को, मतलब स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को, इंडिया की ग्रास रूट डेमोक्रेसी मतलब पंचायती राज से कांटेक्ट मिलाया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि ये कैसे पार्टिसिपेट, कैसे पंचायती राज वर्क करती है, क्या क्या प्रोविजंस हैं इसके। इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्री के पर्सपेक्टिव से, पर मेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये जन भागीदारी को स्ट्रेंथन कर रहा है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट कर रहा है। कई सारी नोडल मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है इसमें, जैसे कि पंचायती राज है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। और एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग की बात है तो प्री में इसकी कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, पर मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपके आंसर को एनरिच करेगा ये। जो कोप 30 होने वाला वो आप सभी को पता होगा, बेलेम ब्राजील में है। और इस कोप 30 में जो स्टार्टिंग में नवंबर 10 से स्टार्ट होने वाला है, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट लाया गया है, अमेजॉन फेस प्रोजेक्ट का नाम है। और ब्राज़ील के जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने क्लेम किया है कि ये क्लाइमेट टाइम मशीन है। टाइम मशीन इन द सेंस कि ये चेक करेगा जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं उनके ऊपर जो CO2 कॉन्सेंट्रेशंस बढ़ रही हैं हमारे एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उनका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये एक पैच ऑफ रेन फॉरेस्ट को लेगा जहाँ पे कुछ अराउंड 100 ट्रीज या उससे कम या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और वहाँ पे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा करके देखा जाएगा कि वो ट्रीज बढ़ी हुई CO2 कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट CO2 कॉन्सेंट्रेशन को पे कैसे रिएक्ट करते हैं ये बताया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये मानो सिटी ब्राज़ील में है, इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अमेजोन फेस प्रोजेक्ट में क्या किया जा रहा है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ब्राजील और यूके का सपोर्ट है इसको, दोनों लोग मिल करके ये स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं। तीसरी है UNFCCC सिंथेसिस रिपोर्ट। UNFCCC सिंथेसिस रिपोर्ट नॉर्मली UNFCCC ही पब्लिश करेगा। इस रिपोर्ट में UNFCCC ये बताता है कि जो NDCs अलग अलग देशों ने क्लेम की हैं उनके, वो कंप्लीट हो रही हैं या नहीं कंप्लीट हो रही हैं, और अगर कंप्लीट हो रही हैं तो किस पेस पे कंप्लीट हो रही हैं। जैसे कि इसमें एक पॉइंट ये है कि एनडीसीज, इस रिपोर्ट ने बताया कि एनडीसी जिस हिसाब से एनडीसी हैं वो सिर्फ 17% एमिशन लोअर कर सकती हैं 2035 तक। 2019 के कंपैरिजन सिर्फ 17% लो कर सकती हैं, जो कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए फीजिबल नहीं है। अगर हमें टेम्परेचर राइज 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना है तो हमें एनडीसीज को और ज़्यादा बढ़ाना होगा, और ज़्यादा अपने टारगेट्स एनहेंस करने पड़ेंगे और कॉम्पिटिटिव टारगेट्स रखने पड़ेंगे। इंडिया की एनडीसीज देख लेते हैं क्या है। इंडिया का 2030 तक का टारगेट है। जो हमारा पहला एनडीसी था जो हमने 2015 में किया था, फिर 2022 में हमने अपडेट किया। अपडेट करने के बाद एमिशन इंटेंसिटी हमें 45% रिड्यूस करनी है 2005 के लेवल पे, और नॉन फॉसिल फ्यूल का जो शेयर है इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी में वो 50% करना है। पहले 40% था, ये अचीव हो गया इसीलिए हमने इसको इंक्रीज कर दिया है। कार्बन सिंक हम सेम रख रहे हैं 2.5 से 3 बिलियन टन्स की। तो ये आज की करंट अफेयर की वीडियो थी, हमने इसमें 5-6 टॉपिक्स कवर किए हैं, हम हर दिन ऐसा ही करेंगे।